बच्चों, अभी तक हमने क्या समझा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में हमने समझा कि पदार्थ का भौतिक गुणधर्म उसके रंग, रूप, आकार के आधार पर किया जाता है तथा भौतिक गुणधर्म में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक गुणधर्म में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थ कैसे बनता है तथा पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। तो हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वह है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का कणों से मिलकर बना होना मतलब पदार्थ जिस कणों से मिलकर बना होता है वह रेत के समान होते हैं। मतलब अगर आप अपने घर में कोई भी चीज़ देखते हैं या वह कोई भी पदार्थ वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वह कण रेत के समान होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि यह घर ईंटों को जोड़ जोड़ कर बनता है। मतलब किसी घर के निर्माण के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होती है। पर इस ईंट का निर्माण कैसे होता है बच्चों? इस ईंट का निर्माण बहुत ही छोटे छोटे कणों से होता है। मतलब यह छोटे छोटे कण किसी घर के निर्माण के लिए जो कि हमारा पदार्थ है उसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। मतलब हमारा घर भी एक पदार्थ है, यह दीवार भी एक पदार्थ है तथा यह ईंट भी एक पदार्थ है और इन सभी पदार्थ का निर्माण बहुत ही छोटे छोटे बारीक कणों से होता है। बच्चों, अब हम समझते हैं कि ये बारीक कण कैसे होते होंगे। आपने क्लास में चौक देखा होगा। उस चौक को जब आप बोर्ड के ऊपर रगड़ के देखोगे तो आपको धूल के समान चौक के कण हवा में दिखेंगे। उसी हम यह मानते हैं कि यह कोई भी पदार्थ का निर्माण जिन कणों के माध्यम से होता है वह धूल के भांति होते हैं या उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। यह पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो बैंगनी रंग का होता है, जब आप इसको जल में मिलाते हो, जैसे हमने बीकर में 500 मिलीलीटर जल लिया तथा हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला 2 ग्राम। कुछ समय के पश्चात आप देखोगे कि इसका रंग पूर्ण रूप से बैंगनी हो जाएगा। लेकिन अगर इस जल में हम और 1 लीटर जल को जोड़ दें तो बच्चों क्या होगा? हमारा जल की मात्रा 1.5 लीटर हो जाएगा तथा इसका जो रंग है वह हल्का हो जाएगा। रंग हल्का हो जाएगा। रंग हल्का हो जाने का कारण यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो हमने लिए हैं, जो बहुत ही बारीक और धूल के कणों के समान थे, वह और छोटे छोटे कणों में वितरित हो गए, वह और छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जो छोटे कण अपने आँखों से देखते हैं उन छोटे कणों में भी विभाजन संभव है तथा किसी पदार्थ का निर्माण उन कणों से होता है जिसे हम अपनी आँखों से भी नहीं देख पाते और वह विभाजित होते चला जाता है। तो इससे इस क्रियाकलाप से हमें यह समझ में आता है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि आप उसे अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? मतलब जिससे हमारे पदार्थ का निर्माण हुआ है वह बहुत ही बारीक रेत के या उससे भी ज़्यादा छोटे कण हैं।
उन छोटे कणों के अभिलाक्षणिक गुण या उनका गुणधर्म क्या है। तो हम लिखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम होली के समय जब हमारे पास रंगों की कमी होती है तो हम बचे हुए रंग में बहुत सारा पानी डाल देते हैं, जिससे रंग की मात्रा बढ़ जाती है। रंग की मात्रा बढ़ने का कारण यह है कि वह समान प्रतीत होता है लेकिन वह रंग हल्का हो जाता है। मतलब अगर हमने 2 ग्राम रंग को 1 लीटर जल में मिलाया तो हमें रंग बहुत ही गाढ़ा प्रतीत होता है, जबकि अगर आपने इसमें और जल की मात्रा बढ़ा दी तो रंग हल्का हो जाता है। रंग हल्का हो जाने का कारण यह है कि वह रंग के कण और भी ज़्यादा टूटकर जल में घुलनशील हो गए हैं। जल में घुलने का अर्थ यह है कि जल एक पदार्थ है। जल एक पदार्थ है क्योंकि उसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है। उसके साथ ही जल के कणों के बीच में स्पेस है या रिक्त स्थान है। स्पेस है या रिक्त स्थान है, तो यह रंग के कण उस जल के रिक्त स्थान में चले जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम हवा में अपने हाथों को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। हम जानते हैं कि वायु एक पदार्थ है क्योंकि इसका द्रव्यमान है तथा यह स्थान घेरती है, और हम यह भी जानते हैं कि हम अपने हाथ को बहुत ही आसानी से हवा में चला सकते हैं, जबकि जल में आपको अपने हाथ को चलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसके विपरीत अगर आप किसी आयरन की अलमारी या लोहे की अलमारी पर अपने हाथ को चलाओ तो आपको चोट लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सबसे ज़्यादा पदार्थ के कणों में जो रिक्त स्थान होता है सबसे ज़्यादा हवा में पाई जाती है, मतलब गैस में पाई जाती है। उसके पश्चात द्रव्य में और फिर ठोस में। तो हम लिखते हैं सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पदार्थ के कणों में गैस में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, फिर द्रव, फिर ठोस। इसके लिए सबसे आसान है कि आप गैस मतलब अपने हाथ को हवा में चलाकर देखें, फिर जल में चलाकर देखें और फिर लोहे की अलमारी पर। तो गैस में या हवा में जब आप अपना हाथ चलाते हैं तो आपको चोट नहीं लगती, मतलब हवा में बहुत ही रिक्त स्थान है, वायु के कण बहुत ही दूर दूर हैं, तभी आप अपने हाथ को आसानी से चला सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे विसरण या डिफ्यूजन। पदार्थ के एक कण को दूसरे पदार्थ के कणों में बिना किसी बल के एक दूसरे में समावेशित हो जाना विसरण कहलाता है, या जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बच्चों, हमने बोला कि वायु एक पदार्थ है। जी, हम मानते हैं कि वायु एक पदार्थ है। ठीक उसी प्रकार जब किसी खाने की सुगंध निकलती है तो वह खाने की जो खुशबू होती है वह खुशबू भी एक पदार्थ है। तो वह आपके हवा के कणों के साथ मिलकर आप तक पहुंच जाती है। मतलब अगर आपका घर का खाना आपके किचन में बन रहा है तो उसकी सुगंध आपको आपके कमरे में भी प्रतीत होती है। इसका मतलब यह है, या आप उसे स्मेल कर पाते हो, आपको उसकी सुगंध
मिलती है। इसका अर्थ यह है कि खाने की सुगंध वहाँ पर उपस्थित वायु के कणों के साथ मिलकर आपके कमरे तक पहुँच जाती है। जैसे अगरबत्ती की सुगंध एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुँच जाती है। तो क्या आपने इसमें किसी बल का प्रयोग किया है? नहीं, इसमें आपने किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया है। यह पदार्थ का खुद का गुणधर्म है या उस सुगंध का गुणधर्म है, क्योंकि वायु एक पदार्थ है और यह वायु का गुणधर्म है कि वह एक दूसरे में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसे ही हम विसरण कहते हैं। जैसे आपको गर्म खाने की सुगंध बहुत जल्दी ही मिलती है, अगरबत्ती की सुगंध बहुत जल्दी आपके कमरे तक पहुंचती है, तो वहाँ पर जो पदार्थ के कण हैं वह बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं। जबकि किसी जल में अगर आप 2-4 बूंद इंक की डालो तो आप देखोगे कि जल में इंक के बूंदों को घुलने में बहुत समय लगता है या वह थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। इसका अर्थ यह है कि द्रवों में विसरण कम होता है गैस की अपेक्षा, जबकि ठोस में विसरण संभव ही नहीं। आप लोहे की कील को ईंट के कील के साथ नहीं मिला सकते हो पूर्ण रूप से। तो इससे हम समझते हैं कि विसरण या जिसे हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं वह सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके पश्चात द्रव में, फिर ठोस में। हम यहाँ लिखते हैं, आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों, अगरबत्ती की सुगंध का कमरे तक आना, जो बहुत ही आसानी से होता है, बिना किसी बल के प्रयोग से होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जल में द्रव को मिलाते हैं तो वह बहुत जल्दी से घुलनशील नहीं होता, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह खुद ही उसमें संपूर्ण रूप से घुल जाता है या मिल जाता है। तो इसमें भी हमें बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन ठोस पदार्थ में यह प्रवृत्ति नहीं होती है, वह किसी दूसरे ठोस पदार्थ में जल्दी घुलनशील नहीं होते या जल्दी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और सबसे ज़्यादा गतिशील वायु या गैस के कण होते हैं। विसरण या डिफ्यूजन किस पर निर्भर करता है बच्चों? अब आप बताइए कि क्या आपको गर्म खाने की सुगंध आती है या ठंडे खाने की? तो आप बोलोगे कि मैम हमें गर्म खाने की सुगंध जल्दी हमारे कमरे तक पहुंच जाती है। तो यह भी निर्भर करता है विसरण के लिए कि गर्म खाना यानी गर्माहट, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो विसरण ज़्यादा है। आप समझे बच्चों? अगर जल में आप इंक की बूंदों को आपने डाला है तो इंक की बूंद जल के कणों के साथ बहुत जल्दी ही मिक्स हो जाएगी या उन दोनों का मिश्रण हो जाएगा अगर आप उसे किसी गर्म वस्तु पर रख दें। तो विसरण निर्भर करता है तापमान, जिसे हम टेम्परेचर भी बोलते हैं। आपको पता है कि गर्म पानी और चीनी को अगर घोलोगे तो आसानी से गर्म पानी में चीनी कुछ ही सेकंड्स में घुल जाएगी, मान लीजिए 20 सेकंड्स, जबकि ठंडे पानी में चीनी को घोलने के लिए कम से कम 1 मिनट तो लगेगा। तो आप यह बात समझते हो कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में पूर्ण रूप से विसरण होने में टेम्परेचर या तापमान कितना महत्व रखता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जी हम जानते हैं कि पदार्थ के कण बहुत ही गतिशील होते हैं। वायु किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वह हमेशा इधर से उधर गति करते रहता है और इस गति के कारण उनमें उत्पन्न होती है गतिज ऊर्जा या जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं।
तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज बढ़ जाती है। यह बात भी सिद्ध होता है कि अगर आप किसी चीज में टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या तापमान को बढ़ा दो तो वह पदार्थ बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करता है तथा उसमें ऊर्जा बढ़ जाने के कारण वह पदार्थ जल्द ही अपने रिएक्शन को बढ़ा देता है।